गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो तुम लोग? स्क्रीन दिखाई दे रही है? शेयर स्क्रीन दिखाई दे रही है तो नो लिखो नो। गुड, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन अगर तुम्हें दिख रही है तो स्क्रीन पर मेरा जो एक ग्राफ बना हुआ है जो शो करता है इंटेंसिटी का वेरिएशन। ठीक है, इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर, उसका वेरिएशन डिस्टेंस के साथ शो करता है। मैं बहुत क्विकली तुम्हें इसको एक बार रिवाइज करा दूं। ठीक है, बहुत क्विक रिवीजन। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था एक सॉलिड स्फीयर की वजह से सेंटर से किसी एक डिस्टेंस स्मॉल आर पर एक पॉइंट है, पोजीशन है P1 जो कि स्फीयर के बाहर है। तो इस पोजीशन पर जो इंटेंसिटी है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि बाहर के किसी पॉइंट के लिए पूरे सॉलिड स्फीयर को तुम एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दो और पॉइंट मास की वजह से जो इंटेंसिटी का फार्मूला होता है वो लगा दो। पॉइंट मास की वजह से इंटेंसिटी का फार्मूला होता है बेटा Gm/distance², Gm/r²। ठीक है, तो P1 पर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा तुम्हें Gm/r²। इंटेंसिटी हमेशा किसी एक मास की वजह से अट्रैक्टिव होगी, उसके सेंटर ऑफ मास की तरफ होगी, तो इनवर्ट डायरेक्शन में आ जाएगी, डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। ठीक है, ऐसे अगर हम P2 पोजीशन पर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड अगर देखें तो उसके लिए स्मॉल r जो है वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा और Gm/r² इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम स्फीयर सॉलिड स्फीयर के अंदर आ जाते हैं तो अंदर के किसी भी एक पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो यहां पर होगी उसकी इफेक्टिव वैल्यू सेंटर से इस पोजीशन तक जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को रेडियस एज्यूम करके एक वॉल्यूम ड्रॉ करो, उस वॉल्यूम के अंदर जो इफेक्टिव मास है केवल उसकी वजह से यहां पर इंटेंसिटी होगी और उस इफेक्टिव मास को हमने लिखा था m'। ठीक है, m' की वैल्यू हम यहां पर लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल मास m/r³ इनटू स्मॉल r³। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में हमने यहां पर इंटेंसिटी को लिख दिया, दैट इज और वो रिजल्ट आया था G M/r³ इनटू स्मॉल r। अच्छा, इस चीज को हम डेंसिटी के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं बेटा, डेंसिटी रो के रिस्पेक्ट में। अगर हमें m' की वैल्यू लिखनी होती तो m' को डेंसिटी के रिस्पेक्ट में भी लिखा जा सकता था। मैं समझा दूं कैसे? तो पता है डेंसिटी बराबर होता है मास पर वॉल्यूम, तो m' की वैल्यू डेंसिटी रो इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल r³ भी लिखी जा सकती थी। और जो इंटेंसिटी का फार्मूला अगर हम रो के रिस्पेक्ट में लिखना चाहते तो ये जो थर्ड वाला पॉइंट है वो कैसे लिख सकते थे? I inside इज इक्वल टू, एक्चुअली फार्मूला ये था बेटा Gm'/r²। तो Gm' के लिए हम ये लिखते हैं रो इनटू 4/3 पाई r³ अपॉन में क्या था r²। r² से कैंसिल होकर यहां पर r आ जाता और इंटेंसिटी इनसाइड की वैल्यू आ जाती 4/3 पाई g रो इनटू स्मॉल r। तो ये फॉर्म भी याद रखो, ये भी फॉर्म तुम्हारे बहुत काम का है। ठीक है, ये फॉर्म भी तुम्हारे बहुत काम का है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। तो इंटेंसिटी I inside को हम ये भी लिख सकते हैं क्या? 4/3 पाई g रो इनटू स्मॉल r। हर हाल में हमें ये देखने को मिलेगा कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? वॉल्यूम अब सही हो गया? वॉल्यूम बढ़ गया? अभी वॉल्यूम ठीक आ गया? ठीक है, अब सुनो ध्यान से, आगे 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 की बात सुनो। तो ये जो मैंने दूसरा फॉर्म बताया बेटा, ये फॉर्म भी याद रखना। मतलब इंटेंसिटी सॉलिड स्फीयर के अंदर का फार्मूला ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार-बार कह रहा हूं, दिस फार्मूला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। उसका फॉर्म एक तो ये है Gm/r³ इनटू स्मॉल r या फिर डेंसिटी के रिस्पेक्ट में 4/3 पाई g रो इनटू स्मॉल r। ये दोनों फॉर्म याद रखना, बिल्कुल रट लो। ठीक है? ठीक है, अब इसके बाद ये जो इंटेंसिटी का ग्राफ था बेटा, इंटेंसिटी का ग्राफ अलग अलग पोजीशंस के लिए, इस ग्राफ की अगर हम बात करें, ध्यान से सुनना, सॉलिड स्फीयर के अंदर की अगर हम बात कर रहे हैं यहां से यहां तक के लिए, फॉर स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, मतलब हम सॉलिड स्फीयर के अंदर हैं, तो यहां के लिए जो इंटेंसिटी का फार्मूला था वो था 4/3 पाई g रो इनटू स्मॉल r, यानी कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है मैग्नीट्यूड वाइज। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, तो इस रीजन के लिए इंटेंसिटी का वेरिएशन, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी का वेरिएशन r के साथ इस तरीके से आएगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है, सरफेस पर जो इंटेंसिटी की वैल्यू थी मैंने बताया था बेटा, सरफेस पर इंटेंसिटी की वैल्यू क्या थी? Gm/r², या यहां पर स्मॉल r के लिए कैपिटल R रख दो, Gm या फिर 4/3 पाई g रो इनटू कैपिटल R कह दो। ये कांस्टेंट वैल्यू है सरफेस पर इंटेंसिटी की वैल्यू, और सरफेस के बाद इंटेंसिटी 1/r² में क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब हर हाल में हम जानते हैं जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है किसी एक सॉलिड स्फीयर की वजह से किसी भी पोजीशन पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन इसके सेंटर की तरफ होती है, अट्रैक्टिव होती है। अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन बोले तो इंटेंसिटी हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगी अगर हम सॉलिड स्फीयर के सेंटर के राइट साइड वाले रीजन में हैं।
सॉलिड स्फीयर के सेंटर से राइट साइड के अगर हम रीजन में है तो उस रीजन में जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो अट्रैक्शन की वजह से हमेशा सेंटर की तरफ रहेगी किसी भी पॉइंट पर। तो अगर हम इस राइट साइड की डायरेक्शन को पॉजिटिव कह रहे हैं तो इंटेंसिटी हमेशा उसके पॉजिटिव यानी नेगेटिव होगी। अगर हम साइन कंसीडर करते हैं इसका मतलब हम वेक्टर फॉर्म में आ रहे हैं, तो वेक्टर फॉर्म में ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है ये सारा नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि मिरर इमेज देखने को मिलेगी। जो हॉरिजॉन्टल आर वाली एक्सिस के ऊपर का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, इंटेंसिटी नेगेटिव हो जाएगी अगर वेक्टर फॉर्म देखेंगे, जो कि हमारा ये ग्राफ है। यहाँ देखो एरो लगा हुआ है, ये वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में है विद आर। क्लियर है? क्लियर है सभी को? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, मैं बोल दूंगा बेटा मॉड्यूल अपलोड होने के लिए, तुम फिलहाल तो अभी उस चीज पर फोकस करो ना बच्चे, जो मैं तुम्हें यहाँ समझा रहा हूँ। मॉड्यूल अभी अपलोड नहीं हुआ तो हो जाएगा, डोंट वरी। ये ग्राफ समझ में आ गया सभी को? तो दोनों ही ग्राफ तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ में वेरिएशन बताया गया है, इंटेंसिटी का वेरिएशन। इसके सामने जो स्क्रीन पर ग्राफ है ये इंटेंसिटी का वेरिएशन डिस्टेंस के साथ बता रहा है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। और जब केवल इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ये सेकंड वाला ग्राफ है, ये केवल मैग्नीट्यूड बता रहा है, क्योंकि हमें बेटा पता है मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड का वेरिएशन शो कर रहा है विद पोजीशन आर। हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन में जब कभी भी ग्राफ आएगा तुमसे क्या पूछ रहा है, वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी पूछ रहा है या वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी पूछ रहा है, ठीक है। इंटेंसिटी का वेरिएशन अगर पूछेगा तो ये ग्राफ बनाओगे नेगेटिव वाला, और मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी पूछेगा तो तुम ये ग्राफ ड्रॉ करोगे। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। यह है वेरिएशन ऑफ, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो इंटेंसिटी का वेरिएशन है वेक्टर और स्केलर दोनों फॉर्म में फॉर अ सॉलिड स्फीयर, ठीक है। सेंटर पर इंटेंसिटी क्या होगी? 0 होगी। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी 0 है। इस ग्राफ के लिए ध्यान से सुनो, इस ग्राफ के लिए हम कहेंगे सॉलिड स्फीयर में सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जाने में इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है और फिर 1/r² में डिक्रीज हो रहा है। इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड पहले बढ़ रहा है और फिर 1/r² में डिक्रीज हो रहा है। जबकि इस ग्राफ के लिए हम बोलेंगे इंटेंसिटी के लिए सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जाने में इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है और फिर सर्कमफेरेंस के आगे जब हम बाहर निकलेंगे स्फीयर के तो इंटेंसिटी 1/r² से बढ़ रही है। क्योंकि देखो यहाँ पर इंटेंसिटी पोजीशन के साथ ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है मतलब नेगेटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं ग्राफ फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, ग्राफ फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। क्लियर है? क्लियर है? डिक्रीज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन की वजह से, नेगेटिव डायरेक्शन होने की वजह से डिक्रीज हो रहा है। तो वैसे देख सकते हो इंटेंसिटी पर, अगर देखो यहाँ पे इंटेंसिटी 0 है तो इंटेंसिटी मान लो -1 है, यहाँ पे -2 है या -3 है एंड सो ऑन। तो कोई वैल्यू अगर माइनस में 1 से -2 -3 -4 की तरफ जा रही है तो यानी कि वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और फिर वो माइनस की किसी एक वैल्यू से वापस 0 की तरफ आ रही है, वापस 0 की तरफ आ रही है, इसका मतलब वो इंक्रीज हो रही है। तो बहुत ध्यान से ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को सुनना, समझना और आंसर देना, ठीक है। मैंने तुम्हें दोनों ही चीजें समझा दी हैं। इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कहाँ होता है? अरे मेरे बच्चे ये देखो इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है ना, स्फीयर की सर्कमफेरेंस पर। स्फीयर की सर्कमफेरेंस पर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है। सर्कमफेरेंस से आगे जाने पर डिक्रीज होता है 1/r² से, और सर्कमफेरेंस से अंदर आने पर भी डिक्रीज होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r के हिसाब से डिक्रीज होता है, ठीक है। मतलब अगर हम सर्कमफेरेंस पर हैं, सर्कमफेरेंस के आगे जाने पर भी डिक्रीज है और पीछे आने पर भी डिक्रीज है। सेंटर से आगे जाने पर पहले सर्कमफेरेंस तक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता है देन डिक्रीज होता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए ना सभी को? बोलो भाई, ये सारे पॉइंट क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि मान लो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये पोजीशन है, ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन पर एक मास रखा हुआ है। इस ओरिजिन पर जो रखा हुआ मास है वो मान लो है 4 kg का, ठीक है। इससे आगे एक पोजीशन है x = 1, यहाँ पर एक 1 kg का मास रखा है। एक पोजीशन है x = 2 kg, यहाँ पर एक मास रखा हुआ है 1 kg का। फिर आगे पोजीशन दे दो x = 4 की पोजीशन है, यहाँ पर मास है 1 kg का। फिर एक पोजीशन आगे है, ये पोजीशन है x = 8 की पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पर मास रखा है 1 kg का एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। इस तरीके से मास को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। क्लियर है? शुभम शुक्ला, इंटेंसिटी 0 कहाँ होगा? अरे बच्चे मेरे, ये देखो ग्राफ देखो ना, इंटेंसिटी का वैल्यू 0 यहाँ पर है। कहाँ पर 0 है? एट r = 0 पर इंटेंसिटी 0 है, फिर r = इनफाइनाइट पर इंटेंसिटी 0 होगी। इंटेंसिटी की वैल्यू 0, इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बात कर रहा हूँ, 0 दो पोजीशन पर है, ठीक है। एक तो है एट सेंटर और एट इंफिनिटी, दो जगह पर इंटेंसिटी की वैल्यू 0 मिलेगी। हाँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, चलो इस क्वेश्चन को तुम्हें सबको ट्राई करना है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ओरिजिन पर एक मास रखा हुआ है 4 kg का, और ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में x = 1 की पोजीशन पर एक मास है, x = 2 की पोजीशन, x = 4 पोजीशन, x = 8 पोजीशन एंड सो ऑन। इन पोजीशंस पर मास रखे हैं 1 kg के। हमें पता करना है फाइंड नेट फोर्स ऑन 4 kg मास। ये हमारा क्वेश्चन है, चलो ट्राई करो जल्दी से। 4 kg मास पर नेट फोर्स निकालना है। श्रेयांशी नहीं, श्रेयशी ने आंसर दिया हुआ है, अभी मैं चेक करता हूं उसको, बाकी लोग भी ट्राई करो जल्दी से। ग्राफ नेगेटिव होने की वजह सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है बेटा, डायरेक्शन नेगेटिव है। क्योंकि देखो अगर मास यहाँ पर है तो किसी भी एक पॉइंट पर इंटेंसिटी इस मास की वजह से अट्रैक्टिव है, यानी जो हम जा रहे हैं डिस्टेंस पर, जो पोजीशन पर हम जा रहे हैं, पोजीशन पर जाने की डायरेक्शन के अपोजिट है, इसलिए इंटेंसिटी नेगेटिव है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ये तुम लोग ट्राई कर रहे हो, थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, ट्राई करना है, इसको सॉल्व करना, ठीक है। तुम्हारा होमवर्क हो गया, अगर नहीं आएगा तो फिर इसको मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में करना क्या है, फाइंड नेट फोर्स ऑन 4 kg मास।
मास, ये बाकी सारे इस तरीके से मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनका नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ कैपिटल जी ही निकाल दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कैपिटल जी के रेस्पेक्ट में निकाल देना, फिर होमवर्क है। अगला जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द स्फेरिकल शेल है ये, ठीक है। अब अगर मान लें इसका ये सेंटर है O और इसका जो रेडियस है वो है R, कैपिटल R इसका रेडियस है, इस शेल का मास m है, ठीक है। अब इसके सेंटर से किसी की पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन पॉजिटिव कहते हैं, इसमें कोई एक पोजीशन है, बाहर की कोई पोजीशन है, इसको हम कहते हैं P1, इसकी सर्कमफेरेंस पर एक पोजीशन ले लें P2 और अंदर की पोजीशन को कहते हैं P3। इन पोजीशंस पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी देखनी है, ठीक है। तो सेंटर से किसी भी पोजीशन के लिए जब हम बात करेंगे तो उस डिस्टेंस को हम स्मॉल r बोलेंगे। तो जैसे हम P1 की बात कर रहे हैं तो इस डिस्टेंस को हम स्मॉल r कह रहे हैं। तो P1 पर जो इंटेंसिटी होगी वो अट्रैक्टिव होगी, ठीक है। और इस इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब इंटेंसिटी एट P1 अगर निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बाहर के किसी भी एक पॉइंट के लिए स्फेरिकल बॉडी को, चाहे वो होलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, मैंने बताया है कि बाहर के किसी भी एक पॉइंट के लिए इस पूरे स्फेरिकल बॉडी को हम एक पॉइंट पर फोकस्ड पॉइंट मास मान सकते हैं। तो ये टोटल m मास का स्फीयर अपने सेंटर O पर फोकस हो जाएगा और एक पॉइंट मास पर होगा, और P1 पर इंटेंसिटी निकालने के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला एक पॉइंट मास वाला लगा देंगे, और वो फार्मूला क्या है, G कैपिटल M बाई डिस्टेंस स्क्वायर। तो यानी कि G M बाई R स्क्वायर के फार्मूले से इस स्फेरिकल शेल के आउटर पॉइंट किसी भी पॉइंट पर हम इंटेंसिटी की वैल्यू को लिख सकते हैं। फॉर R इज मोर देन कैपिटल R, ठीक है। R इज मोर देन कैपिटल R के लिए हम इंटेंसिटी लिख सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है एट P1 कहते हैं वेयर स्मॉल r इज मोर देन कैपिटल R, मतलब हम आउटर रेंज में है, स्फीयर के आउटर रीजन में है, ये कहना सही, आउटर रीजन में है, वहां पर नेट इंटेंसिटी वैल्यू हो जाएगी G/R स्क्वायर, हम लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अगर हम इसकी सर्कमफेरेंस पर आ जाए, मतलब एट P2 हम पोजीशन चेक करें वेयर स्मॉल r विल बिकम इक्वल टू कैपिटल R, तो इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी G/R स्क्वायर। स्मॉल r के लिए कैपिटल R लिख देंगे, और जब हम अंदर के पॉइंट P3 पर आएंगे तो P3 पर हम देखेंगे कि यहां पर इंटेंसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। इंटेंसिटी वैल्यू 0 इसलिए हो जाएगी क्योंकि मैंने पहले समझाया था कि किसी भी पोजीशन पर जहां पर इंटेंसिटी हमें निकालनी होती है, उस पोजीशन पर सेंटर से लेकर के उस पर्टिकुलर पोजीशन तक, जैसे सेंटर है, सेंटर से इस पोजीशन तक के लिए ये जो डिस्टेंस है, अगर इसको स्मॉल r कहते हैं, और इस स्मॉल r के लिए अगर एक हम यहां पर स्फीयर ड्रॉ करें तो हम देखेंगे कि इस स्फीयर के अंदर कोई भी मास है ही नहीं, इस स्फीयर के अंदर कोई भी मास नहीं है। तो अगर इसके अंदर कोई भी मास नहीं है तो इस पोजीशन पर इंटेंसिटी एट P3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि P3 पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होती है वो होती है इस पोजीशन, यहाँ पर देखो P3 पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाली थी, तो सेंटर से P3 के बीच का जो ये स्फेरिकल रीजन है, एक तरीके से इसको गॉसियन वॉल्यूम कहते हैं। तो इस गॉसियन वॉल्यूम के अंदर जो टोटल मास है उस मास की वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी होगी, लेकिन होलो स्फीयर के केस में जो गॉसियन वॉल्यूम है, इस गॉसियन वॉल्यूम के अंदर कोई मास है ही नहीं, तो अगर इसके अंदर कोई मास नहीं है तो इस इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगी, ठीक। हाँ बिल्कुल अनुपम, एक होलो स्फीयर के अंदर इंटेंसिटी किसी भी पोजीशन पर 0 होती है, ये याद रखना, ठीक है। इसका प्रूफ नहीं आता है बेटा, ये कांसेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए और ये फार्मूले याद होने चाहिए कि एक होलो स्फीयर है, उसके बाहर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या है, सरफेस पर इंटेंसिटी क्या है, और अंदर के किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी ड्यू टू द स्फेरिकल शेल, ये तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। तो इनसाइड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड अगर हम चेक करें तो सेंटर से लेकर के सर्कमफेरेंस के जस्ट पहले तक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0। बात समझ आ रही है? अभी हम स्फेरिकल शेल की वजह से इंटेंसिटी केवल चेक कर रहे हैं, ध्यान से समझो, केवल स्फेरिकल शेल की वजह से इंटेंसिटी चेक कर रहे हैं। तो स्फेरिकल शेल की वजह से इंटेंसिटी हम देखेंगे तो सेंटर से लेकर के सर्कमफेरेंस यानी कि जो P2 है उसके जस्ट पहले की पोजीशन तक इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होगी, और P2 पर हमें इंटेंसिटी मिलेगी वो होगी G/R स्क्वायर, और P2 के बाद इंटेंसिटी फिर 1/R स्क्वायर में, मतलब इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड 1/R स्क्वायर से डिक्रीज होता चला जाएगा। तो अगर हम इसका इंटेंसिटी का ग्राफ देखें, यहाँ पर हम देखें इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है, मैंने एरो नहीं लगाया है, या तो ऐसे लिखो आई एरो लगा करके लिखो इसका मैग्नीट्यूड, या फिर केवल आई लिख दो, इंटेंसिटी का वेरिएशन हम देख रहे हैं आर के साथ। तो सेंटर से लेकर के, ये सेंटर है, सेंटर O से लेकर के सर्कमफेरेंस तक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ये 0 है इंटेंसिटी, और सर्कमफेरेंस पर हमें इंटेंसिटी देखने को मिलेगी एंड दैट वैल्यू विल बी Gm बाय कैपिटल R स्क्वायर, और उसके बाद इंटेंसिटी 1 बाय इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, ठीक है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं, हां समझाता हूं, पहले ये समझ लो। यहां पर इस रीजन में जहां पर R की वैल्यू, मतलब ये जो रीजन है, इस रीजन में R की वैल्यू मोर देन कैपिटल R है, यहां पर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड 1/R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये ग्राफ कुछ इस कर्व को फॉलो करता हुआ इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा, लीड टुवर्ड्स 0, ये ग्राफ का नेचर होगा। यहाँ पर जो पोजीशन है, ये पोजीशन है फॉर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, और ये जो रीजन है जहाँ पर स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से छोटी है, इस रीजन में इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, 0। यहाँ पर इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, ठीक है। ये है वेरिएशन ग्राफ इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड का डिस्टेंस के साथ फॉर द होलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल कहते हैं। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में देखें, इंटेंसिटी तो हमेशा अट्रैक्टिव होती है, तो यानी कि यही ग्राफ नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। ग्राफ फॉर R लेस देन कैपिटल R इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, 0 है, ये रहा ग्राफ का 0 पूरा, और इसके बाद फिर ग्राफ माइनस Gm/R स्क्वायर पर पहुंचेगा एट पोजीशन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, और फिर होलो स्फीयर के बाहर यहाँ पर इंटेंसिटी लगातार बढ़ेगी। वेक्टर फॉर्म में बात कर रहा हूँ, इंटेंसिटी नेगेटिव से 0 की तरफ आ रही है, मतलब बढ़ रही है। तो जब वेक्टर फॉर्म बोलेंगे तो इंटेंसिटी अंदर के रीजन में क्या है, 0 है, सर्कमफेरेंस पर इंटेंसिटी क्या है, मिनिमम है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी साइन के साथ अगर बोल रहे हैं, मतलब वेक्टर फॉर्म में बोल रहे हैं तो इंटेंसिटी सर्कमफेरेंस पर क्या है, मिनिमम है, और उसके बाद वो बढ़ेगी, इट विल लीड टुवर्ड्स द 0, ठीक है। इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड अगर बात करेंगे, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड सेंटर से सर्कमफेरेंस तक 0 है, सर्कमफेरेंस पर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है, और सर्कमफेरेंस से आगे जाने पर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, क्लियर। इतनी बातें समझ आ गई सभी को, दैट्स गुड, क्लियर, ठीक है। फर्स्ट वाले केस में P1 पर मास क्या दिया है बेटा, P1 पर, ये P1 है ना, मैं बार बार बोल रहा हूं, तुम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हो। एक होलो स्फीयर हो, मैं यहां समझाता हूं, देखो यहां पर यहां समझाते हैं, ये एक सॉलिड स्फीयर है, बाहर का एक ये पॉइंट है, एक होलो स्फीयर है, बाहर का एक ये पॉइंट है। बाहर के इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इस पूरे सॉलिड स्फीयर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक पॉइंट मास में, इस स्फीयर का मास m है, इसको m में कन्वर्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, मान लो ये m0 है, बाहर के इस मास m0 के लिए इस सॉलिड स्फीयर को एक टोटल मास, एक पॉइंट मास m में कन्वर्ट किया जा सकता है, और फिर इस m मास की वजह से यहाँ पर जो इंटेंसिटी है या जो फोर्स होगा वो हम सारे फार्मूले लिख सकते हैं,
ठीक है, मतलब इस सॉलिड स्फीयर की सर्कमफेरेंस पर या बाहर ये पॉइंट होना चाहिए, जिसके लिए हम पूरे सॉलिड स्फीयर को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन अगर हम सॉलिड स्फीयर के अंदर आ जाएं, जैसे सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर आ जाएं, तो बेटा अंदर आने पर सेंटर से इस पॉइंट पी तक जो ये डिस्टेंस है आर, इसको रेडियस मान करके एक वॉल्यूम ड्रॉ करो। केवल इस वॉल्यूम का जो मास है, ये मास, इसकी वजह से ही यहाँ पर इंटेंसिटी होगी। बाहर के मास की वजह से जो इफेक्टिव इंटेंसिटी होती है वो जीरो हो जाती है। जैसे जैसे हम अंदर आते जाएंगे, इफेक्टिव मास क्या है कम होता चला जाएगा, और जैसे ही सर्कम सेंटर पर आएंगे, इफेक्टिव मास की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी और इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्या अगर होलो स्फीयर की बात करें तो होलो स्फीयर में जब तक हम बाहर हैं तब तक तो ये पूरा मास एक पॉइंट मास की तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, होलो स्फीयर में अंदर कोई मास तो है नहीं, ये जो इसकी सर्कमफेरेंस का मास है, ये जो एम मास है, जैसे एक प्लास्टिक की बॉल होती है, प्लास्टिक की बॉल है या जो कॉस्को की बॉल होती है, उसमें देखोगे मास जो है वो सर्कमफेरेंस पर ही है, अंदर क्या सब खोखला है, होलो है। तो बाहर के किसी पॉइंट के लिए वो सारे मास को तुम सेंटर पे फोकस मान करके फार्मूला लगा सकते हो। लेकिन जब उस प्लास्टिक की बॉल के अंदर आ जाओगे, मान लो इस पोजीशन पे पहुंचे, तो अब तुम यहाँ पर देखोगे तो ये जो इफेक्टिव स्फीयर है, जिसको गॉसियन स्फीयर कहते हैं या गॉसियन सरफेस कह दो, इसके अंदर यहाँ पर तुम्हें कोई भी मास नहीं देखने को मिलेगा। जब इसके अंदर कोई भी मास नहीं है तो यहाँ पर कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी। ठीक है, इसको एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि होलो स्फीयर के अंदर जैसे ही हम एंटर करेंगे, वहां पर उस होलो स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखें, अभी देखो तुम्हें चीजें क्लियर होंगी, ध्यान से एक एक चीज समझो, मजा आएगी। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ अर्थ एंड द अदर प्लैनेट इज d, मतलब दो प्लैनेट, एक अर्थ है और एक दूसरा एक और प्लैनेट है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो d है। ये जो डिस्टेंस होती है वो सेंटर ऑफ मासेस के बीच की डिस्टेंस होती है, यानी अर्थ के सेंटर से लेकर के इस प्लैनेट के सेंटर तक की डिस्टेंस है कैपिटल D। मास ऑफ अर्थ इज 36 टाइम्स दैट ऑफ द प्लैनेट, जो अर्थ का मास है वो इस प्लैनेट के मास का 36 टाइम्स है। अगर इसके मास को हम m कहते हैं तो इसका मास 36 m हो जाएगा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी जीरो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट्स हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट पर आएंगे, है ना, कि इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड और कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तो इसको एक सिंपल क्वेश्चन के तरीके से ट्रीट करो कि हमारे पास एक अर्थ है और एक कोई दूसरा प्लैनेट है, मतलब दो पॉइंट मास है ऐसा मान लो। अब दो पॉइंट मास है तो इनके जो सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है, इस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पर कोई एक पोजीशन ऐसी होगी, जैसे मान लो एक मास है और एक मास है, इनका ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है। इस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पर किसी भी एक पोजीशन पर इस पहले मास ऑफ अर्थ की वजह से एक इंटेंसिटी होगी। इंटेंसिटी हमेशा अट्रैक्टिव होती है, तो अर्थ की जो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी अट्रैक्टिव, और ये कोई दूसरा प्लैनेट है, इसका मास है m मान लो, मास ऑफ प्लैनेट mp कह दो, इसकी वजह से भी इस पॉइंट पर एक इंटेंसिटी होगी और वो इसके लिए अट्रैक्टिव होगी। तो इंटेंसिटी ड्यू टू प्लैनेट एंड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ, इन दोनों के डायरेक्शंस क्या होंगी, एक दूसरे के अपोजिट होंगी। और ऑब्वियस सी बात हम जानते हैं किसी सॉलिड स्फीयर के बाहर के किसी पॉइंट के लिए इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। तो इसका मतलब ये है कि अर्थ से जो डिस्टेंस है और जो प्लैनेट से जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दोनों की अपनी अपनी इंटेंसिटीज होंगी। अब अगर ये इंटेंसिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर इनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो इस पोजीशन पर जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये मान करके चल रहे हैं कि वो जो पोजीशन है जहाँ पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो है वो अर्थ के सेंटर से x डिस्टेंस पर है। तो इस प्लैनेट से वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, b - x हो जाएगी। अब इस पोजीशन पर हम दोनों की वजह से इंटेंसिटीज निकाल दें। अर्थ की जो इंटेंसिटी है वो यहाँ पर अट्रैक्टिव होगी, इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ, और यहाँ पर इंटेंसिटी ड्यू टू प्लैनेट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट इंटेंसिटी को जीरो कर दें, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, फॉर नेट इंटेंसिटी टू बी जीरो एट इस पोजीशन को, न्यूट्रल पोजीशन को, इस पोजीशन को p कोई पोजीशन नाम दे दो, एट a कह दो, एट a। तो इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ का जो मैग्नीट्यूड है वो इंटेंसिटी ड्यू टू प्लैनेट के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। अब अर्थ की इंटेंसिटी निकालोगे तो फार्मूला लिखो सॉलिड स्फीयर के लिए बाहर का पॉइंट, g मास ऑफ अर्थ बाय डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है x है, और यहाँ पर हो जाएगा g मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि ये d - x का स्क्वायर हो जाएगा, g कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मास ऑफ अर्थ क्या है 36m, यहाँ रख दो, तो 36m by x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा m by d - x का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा 6/x इज इक्वल टू 1 अपॉन d - x, बस इसको तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो यहाँ से आ जाएगा 6d - 6x इज इक्वल टू x, यहाँ से 7x इज इक्वल टू आ जाएगा 6d और x की वैल्यू आ जाएगी 6/7 ऑफ d। ठीक है, इसका मतलब ये है, हाँ वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने इसे यहाँ से लिखा हुआ है। हाँ एक्चुअली इंटेंसिटी है क्या, मैंने तुम्हें पहले बताया है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पोजीशन पर होती है फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स और इंटेंसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर फोर्स हम देख रहे हैं कि वहां पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है कि यूनिट मास पर, तो वही तो इंटेंसिटी का मेजर है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी होगी। अगर इस पोजीशन पर इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो होगी है तो इसका मतलब है इस पॉइंट पर अगर कोई एक मास रख दोगे, जैसे इस पोजीशन पर अगर हम एक मास m0 रख दें, तो इसका मतलब अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ कुछ फोर्स है। अगर फोर्स ड्यू टू अर्थ निकालना है तो m0 को मल्टीप्लाई करो इंटेंसिटी ऑफ अर्थ से, तो इससे फोर्स ड्यू टू अर्थ मिल जाएगा। और अगर यहाँ पर इंटेंसिटी जो प्लैनेट की है, इंटेंसिटी ऑफ प्लैनेट को मल्टीप्लाई कर दो मास से, तो हमें फोर्स ड्यू टू द प्लैनेट मिल जाएगा। तो अगर नेट इंटेंसिटी यहाँ पर जीरो है तो बच्चे नेट फोर्स भी यहाँ पर इस टेस्ट मास पर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, जिस तरीके से इंटेंसिटी वेरी करेगी उसी तरीके से फोर्स वेरी करेगा। हाँ वही है, ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक ही कॉन्सेप्ट है, बस ग्रेविटेशनल फील्ड का नेचर हमेशा अट्रैक्शन का होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्शन भी होता है, ये डिफरेंस है। जैसे किसी पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है तो दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी, जबकि ग्रेविटेशनल फील्ड में सिर्फ अट्रैक्शन का ही फोर्स होता है, ये डिफरेंस है, बाकी कॉन्सेप्ट्स सारे एक जैसे ही हैं। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक ब्लैंक पेज पर मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ, ध्यान से समझो। जैसे बात समझना बहुत ध्यान से, है ना। अगर मान लो हमारे पास एक होलो स्फीयर है, एक होलो स्फीयर है या स्फेरिकल शेल कह दो। ठीक है, अब इस स्फेरिकल शेल की वजह से अगर हमें ये कैपिटल M है, इसका ये सेंटर है, इसकी वजह से अगर बाहर रखे किसी m0 मास पर हमें देखना है कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, फोर्स
तो फोर्स के लिए डायरेक्टली हम इस पूरे स्फीयर को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दें और फोर्स फॉर्म जी, इसके मास को हमने कैपिटल एम कहा है और इसके मास को एम नॉट कहा है, अपॉन इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल आर कह दें, अपॉन आर स्क्वायर। ये हम लिख देंगे क्या है, दैट इज फोर्स ऑन एम नॉट। ठीक है, फोर्स ऑन एम नॉट लिख दिया हमने। अब इस एम नॉट को अगर मूव करा करके, ये पहला केस है। दूसरा, अगर इस एम नॉट को हम इस हॉलो स्फीयर के अंदर रखते हैं कहीं पर, मान लो यहाँ पर हमने एम नॉट को रख दिया है इस पोजीशन पर, ये सेंटर ओ है और इस पोजीशन पर एम नॉट को रख दिया। ठीक है, अब बताओ एम नॉट पर कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू द हॉलो स्फीयर। स्फेरिकल शेल की वजह से एम नॉट पर फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सभी समझ में आ गया। सो फोर्स ऑन एम नॉट ड्यू टू स्फेरिकल शेल इज इक्वल हो जाएगा 0। ठीक, अब तीसरा पॉइंट, मान लो हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, ये एक स्फेरिकल शेल है और इसके सेंटर पर एक मास एम नॉट रखा हुआ है। ये मास एम है, सेंटर पर मास एम नॉट रखा है। ठीक है, सेंटर पर एक मास रख दिया, या इसके मास को m1 कह दो और सेंटर पर एक मास रख दो, इसको m2 कह दो। m2 मास यहाँ पर रखा हुआ है और हमारे पास अब कोई पॉइंट मास है। मान लो हमारे पास एक ये पॉइंट मास है, ये m नॉट, सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r का। अब m नॉट पर फोर्स बताओ कितना होगा। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पर स्फेरिकल शेल के अगर हम अंदर आ जाते हैं, स्फेरिकल शेल के हम अंदर, तो स्फेरिकल शेल के अंदर के किसी भी पॉइंट पर स्फेरिकल शेल का कोई भी रोल नहीं रह जाता। अब अगर हम बात करें m नॉट पर, m1 की वजह से फोर्स 0, m नॉट पर m2 की वजह से फोर्स होगा। ठीक है, हम यहाँ पर लिखें फोर्स ऑन m नॉट ड्यू टू m1 दैट इज इक्वल टू 0। दूसरा, फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1 0, फोर्स ऑन m नॉट ड्यू टू m2, ये होगा m2 m नॉट पर फोर्स अप्लाई करेगा, दैट इज g m2 into m नॉट अपॉन r स्क्वायर। और इस फोर्स की एक डायरेक्शन होगी और इस फोर्स की डायरेक्शन ये होगी टुवर्ड्स द m2। बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल सही है, बात समझ में आ गई सभी को? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, एक चीज और, अब देखो यहाँ पर ये स्फेरिकल शेल है, इसका मास है m1, यहाँ पर एक मास रखा है m2 और बाहर कोई एक मास यहाँ पर है m नॉट। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स ऑन m2, डिस्टेंस स्मॉल r कह दो। फाइंड नेट फोर्स ऑन m2, जल्दी से बोलो, नेट फोर्स ऑन m2। वेरी गुड, नेट फोर्स ऑन m2 ये हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे m2 पर फोर्स सिर्फ m नॉट लगाएगा, m2 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। m2 पर m1 की वजह से फोर्स तो 0 है, लेकिन बाहर रखा हुआ जो m नॉट है वो m2 पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन m2। सो ऑन m2 फोर्स ड्यू टू m1, ये तो 0 है, ऑन m2 फोर्स ड्यू टू m नॉट, इसकी वैल्यू होगी g m2 into m नॉट अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। बात समझ आ रही है? m2 पर m1 की वजह से कोई फोर्स नहीं आएगा, m2 पर m1 की वजह से कोई भी फोर्स नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? सही कहा, क्यों? अब क्यों का आंसर मैं दो तरीकों से दे सकता हूं तुम्हें। पहला तरीका तो ये है कि कभी भी किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर, ध्यान से सुनना, किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स देखना है तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर फील्ड की वजह से होता है। जैसे यहाँ पर अगर m मास का एक ऑब्जेक्ट है, इससे किसी r डिस्टेंस पर यहाँ पर m नॉट मास का ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर हमें फोर्स देखना है तो m की वजह से या m की वजह से सराउंडिंग्स में फील्ड होगी और m की वजह से जो यहाँ पर फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो इस पर फोर्स लगाती है। तो m की वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी अगर आई है तो वो इस m नॉट पर फोर्स लगाएगी, फोर्स की वैल्यू होगी m नॉट इनटू इंटेंसिटी। m नॉट इंटेंसिटी इस मास की वजह से क्या है, g कैपिटल m बाई r स्क्वायर, तब हम फोर्स लिखते हैं g m नॉट बाई r स्क्वायर। फील्ड का फोर्स होता है हमेशा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड है, फील्ड में कोई एक मास रखा है तो वो फील्ड की जो इंटेंसिटी इस मास की पोजीशन पर है वो इंटेंसिटी की वजह से इस पर फोर्स लगता है। क्या? अब अगर इस स्फेरिकल शेल के अंदर देखें, स्फेरिकल शेल के अंदर, तो इस स्फेरिकल शेल के अंदर इंटेंसिटी ड्यू टू m1 क्या है, 0। m1 की तो इंटेंसिटी 0 है ना इसके अंदर, तो क्या m1 की जब इंटेंसिटी इस रीजन m2 जहां पर रखा है, m2 जहां पर रखा है वहां पर m1 की इंटेंसिटी तो 0 है, लेकिन m0 की तो इंटेंसिटी होगी ना वहां पर, आई इंटेंसिटी ड्यू टू m1। स्फेरिकल शेल के अंदर शेल की वजह से इंटेंसिटी 0 होती है, लेकिन इस पोजीशन पर इंटेंसिटी ड्यू टू m0 वो तो होगी ना, इतनी इंटेंसिटी ड्यू टू m0 वो होगी g m0 बाय r स्क्वायर। मतलब इस m0 की वजह से यहां पर इंटेंसिटी है और वो इंटेंसिटी इस m2 पर फोर्स लगाएगी। और फोर्स क्या होता है, मास इनटू द इंटेंसिटी, जो वहां पर इंटेंसिटी प्रेजेंट है, इंटेंसिटी कितनी है, g m0 बाय r स्क्वायर। तो यहां से g m0 इनटू m2 बाय r स्क्वायर कितना फोर्स लगेगा m2 पर, और इस फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स f net। समझ आ गया? अब दूसरी चीज सुनो, दूसरी चीज ये है, दूसरे तरीके से भी मैं समझा सकता हूं। अब ये दूसरा तरीका क्या है वो समझो। दूसरा तरीका बेटा ये है, दूसरा तरीका ये था इसी क्वेश्चन को समझाने का कि ये स्फेरिकल शेल है, इसका मास है m1 और इसके अंदर एक मास रखा हुआ है ये m2। m1 को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो
और ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इस M2 पर मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे सिमेट्रिकली हर डायरेक्शन में। मतलब इधर वाला मास का एक छोटा टुकड़ा इसको अपनी तरफ खींच रहा है, इधर वाला मास इसको अपनी तरफ खींच रहा है, इधर वाला मास इसको अपनी तरफ खींच रहा है, इधर वाला मास इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब इस M2 पर M1 की वजह से M1 जो एक स्फेरिकल शेल है उसके छोटे छोटे टुकड़े जो होंगे सर्कमफरेंस पर वो M2 को अपनी तरफ खींच रहे होंगे सिमेट्रिकली हर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होंगे M2 पर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस M2 पर इस M1 के छोटे छोटे इन सेक्शंस की वजह से लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा बताओ, जल्दी से बोलो नेट फोर्स क्या होगा, जल्दी बोलो, जीरो हो जाएगा। वेरी गुड। अब M1 की वजह से तो M2 पर नेट फोर्स जीरो हो गया। अब यहाँ पर एक M0 और रखा हुआ है बेटा, ये M0 क्या करेगा, ये M0 इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, तो M0 की वजह से एक फोर्स इस तरफ लग ही रहा है, ये है फोर्स ड्यू टू M0। तो ये जो सिमेट्रिक फोर्सेस हैं इन्होंने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। M0 की वजह से एक नेट फोर्स आएगा और वही नेट फोर्स ये M2 एक्सपीरियंस करेगा। ये कंडीशन बेटा कि हाँ रजा जी दिमाग लगाया तुमने, अच्छी बात है, बिल्कुल तुमने सही कहा। रजा जी सुनो, रजा जी और बाकी लोग भी सुने। रजा जी का कहना यह है कि ये जो सिमेट्रिक फोर्सेस लग रहे हैं इन फोर्सेस की वैल्यू सिमेट्रिक और इक्वल अमाउंट की तब होगी जब M2 सेंटर पर होगा। चलो हम मान लेते हैं M2 सेंटर पर नहीं है, M2 सेंटर पर नहीं है, M2 कहीं और है, किसी और पोजीशन पर है। तो किसी और पोजीशन को लेकर एक बार जरा देख लें, चलो भाई देख लेते हैं। फिर से एक स्फीयर बनाते हैं, हॉलो स्फीयर। बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है ये। एक ये हॉलो स्फीयर है, ठीक है। इस हॉलो स्फीयर का सेंटर पॉइंट ये था। सेंटर पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो सेंटर पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो हर एक छोटा सा एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट हम लेंगे वो बराबर अमाउंट के होंगे, सारे एलिमेंट बराबर अमाउंट के होंगे और इस सेंटर से बराबर डिस्टेंस पर है, ये सारे बराबर डिस्टेंस पर भी है। ये मास था M2 और ये छोटा सा मास DM के दो, DM1 के दो। तो DM1 और M2 मासेस के कॉम्बिनेशन, ये DM1 है, ये भी DM1 है, ये भी DM1 है और ये M2 है। ये डिस्टेंसेस सारी क्या है, सेम है। तो M2 पर जो लगने वाले फोर्सेस हैं अलग अलग छोटे छोटे सेगमेंट की वजह से वो इक्वल अमाउंट के हैं और अलग अलग हर पॉसिबल डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए M2 पर हमने नेट फोर्स जीरो कर दिया। ठीक है, अगर M2 को थोड़ा खिसका दिया जाए, अब मान लो M2 इस पोजीशन पर है, इस पोजीशन पर M2 पहुंच गया, तो M2 अगर इस पोजीशन पर पहुंच गया तो यहां से जो DM1 अमाउंट का मास है उससे ये डिस्टेंस कम है, बहुत छोटी डिस्टेंस है। जबकि इसके जस्ट सामने सर्कमफरेंस पर जो अमाउंट होगा ये DM1 उससे ये डिस्टेंस ज्यादा हो गई है ना। तो इसका मतलब हमें लग रहा है कि D इस DM1 की वजह से एक नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इन दो केवल सेगमेंट्स की बात नहीं है बेटा, एक सेगमेंट यहाँ पर भी तो है, इसकी वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। ऐसे यहाँ एक सेगमेंट होगा उसकी वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तुम देखोगे ये वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होंगे, ऐड होते चले जाएंगे। ऐसे ही जो सेगमेंट्स इस सेक्शन में आएंगे उनका फोर्स का डायरेक्शन ये होगा और उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन का कंपोनेंट आएगा और एक वर्टिकल में आएगा। यहाँ पर एक सेगमेंट आएगा उसका फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, एक वर्टिकल आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट सारे कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट सारे ऐड होते चले जाएंगे। तुम देखोगे अगर ये मास यहाँ पर है तो इस पोजीशन के इफेक्टिवली इस तरफ मास का अमाउंट ज्यादा है तो उसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आएंगे वो भी ज्यादा आएंगे और वो इफेक्टिवली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स इस इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होंगे और एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ही करेंगे। यहाँ से एक बनता है कोन ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं इसको, इस तरीके का कोन ऑफ इन्फ्लुएंस है। मतलब इस सेक्शन के जितने भी मासेस हैं उनका इफेक्ट इस सेक्शन के मासेस से कैंसिल आउट हो जाएगा और नेट फोर्स हमेशा जीरो आएगा अंदर। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं या हम कहते हैं कि होलो स्फीयर के अंदर किसी भी पोजीशन पर अगर कोई एक मास रखा है तो उस मास पर होलो स्फीयर का जो मास है उसकी वजह से नेट फोर्स क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। इसलिए हम कहते हैं वहां पर नेट इंटेंसिटी भी हमेशा जीरो होगी, क्योंकि इंटेंसिटी और फोर्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। फोर्स की हेल्प से इंटेंसिटी और इंटेंसिटी की हेल्प से तुम फोर्स निकाल सकते हो। तो बस ये तुम्हें समझाने के लिए था। ठीक है, अगर तुम्हें समझ में आ गया है बेटा दैट्स वेरी गुड, और अगर नहीं समझ में आया है तो केवल एक बात याद रखो कि होलो स्फीयर के अंदर उस स्फीयर का जो मास है उसकी वजह से अंदर कोई भी इंटेंसिटी नहीं होती, यानी कि उसकी वजह से उस होलो स्फीयर की वजह से अगर कोई एक मास रखा जाए तो उस मास पर होलो स्फीयर की वजह से नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। ये ध्यान रखना, होलो स्फीयर की वजह से अंदर रखे हुए किसी एक मास पर नेट फोर्स जीरो लगेगा, लेकिन अगर होलो स्फीयर के बाहर कोई मास रखा है तो वो मास तो होलो स्फीयर पर भी फोर्स लगाएगा और अंदर रखे हुए मास पर भी फोर्स लगाएगा। क्लियर है? अगर इतनी सी बात तुम्हें समझ में आ गई है तो मेरे ख्याल से तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी तुम बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। क्या? ठीक है, आगे बढ़ाएं। अभी बेटा हमने पोटेंशियल की तो बात ही नहीं की है, पोटेंशियल वर्ड तो हमने कहीं पर इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है। क्लियर है, सभी को क्लियर है बात? अगर इसमें मान लो M0 की इसी क्वेश्चन में अगर बात करें, आप कुछ लोग पूछ रहे हैं तो मैं बता दूं, अगर इसी क्वेश्चन में ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें M0 पर फोर्स निकालना होता, क्वेश्चन है फाइंड फोर्स ऑन M0 इन द अबव डायग्राम। ऊपर के डायग्राम में अगर हमें M0 पर फोर्स निकालना होता तो M0 पर तो फोर्स दोनों ही मिलकर के लगाएंगे, मतलब ये जो M2 है और ये जो M1 है और ये M2 दोनों ही मिलकर के फोर्स लगाएंगे M0 पर। फोर्स ड्यू टू M1 आएगा और इसी डायरेक्शन में फोर्स ड्यू टू M2 आएगा। दोनों बाहर की, मैंने बताया तुम्हें, बाहर के किसी भी एक पॉइंट के लिए पूरे स्फेरिकल बॉडी के मास को तुम उसके सेंटर ऑफ मास पर कंसीडर कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि बाहर के M0 के लिए M1 और M2 दोनों सेंटर पर फोकस्ड होंगे और M0 पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन M0 बराबर हो जाएगा G, टोटल मास सेंटर पर कितना है M1 प्लस M2 इनटू M0 अपॉन ये जो भी डिस्टेंस हम ले लें r डिस्टेंस कहते हैं अपॉन r स्क्वायर। ये नेट फोर्स M0 पर आ जाएगा, नेट फोर्स ऑन M0। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? नहीं बेटा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट टू इंटेंसिटी कभी नहीं होता। इस M0 पर जो नेट फोर्स की डायरेक्शन आई है वही M0 की पोजीशन पर नेट इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अगर M1 पर फोर्स कैलकुलेट करना है, फोर्स ऑन M1, तो फोर्स जो M1 पर लग रहा है वो केवल M0 की वजह से लग रहा है, क्योंकि देखो M2 की वजह से M1 पर लगने वाला फोर्स सिमेट्रिक है और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं यहाँ पर डायग्राम बना कर समझाता हूं। ये रहा M1 बेटा
ये रहा M2 और ये रहा M0। अगर फोर्स ऑन M1 देखना है, M1 मतलब स्फेरिकल शेल पर कितना फोर्स लगा है, तो M2 तो उसको अट्रैक्ट कर रहा है सिमेट्रिकली चारों तरफ से, ठीक है। तो M2 की वजह से M1 पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, 0 है, ठीक। M1 पर नेट फोर्स M2 की वजह से 0 है। हाँ, M1 पर M0 की वजह से जरूर फोर्स आएगा, और वो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो अगर हम यहाँ पर लिखें फोर्स ऑन M1, तो ये होगा G M1 M0 बाई डिस्टेंस स्क्वायर, ये डिस्टेंस R है, और इस पूरे पर M0 की वजह से फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, अट्रैक्शन का। क्लियर है? M1 पर लगने वाला अगर हमें नेट फोर्स निकालना है M0 की वजह से, तो नेट इफेक्टिव फोर्स अट्रैक्शन का आएगा स्फेरिकल शेल पर, और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड हम किस तरीके से निकालेंगे कि पूरे स्फेरिकल शेल को उसके सेंटर ऑफ मास पर फोकस मान करके फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन तुम्हें निकालनी है ना बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, मैं समझाता हूँ, यही मैं समझा देता हूँ। ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, जैसे मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से किसी एक डिस्टेंस पर यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन इस m मास की वजह से हमेशा अट्रैक्टिव होगी। अट्रैक्टिव मतलब हमेशा लाइन ऑफ जर्निंग पर इस m मास के सेंटर के अलोंग। जैसे मान लो यहाँ पर अगर हमें इंटेंसिटी देखनी हो तो इस लाइन ऑफ जर्निंग पर अट्रैक्टिव अंदर की तरफ, ये इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। अगर तुम्हें यहाँ कहीं देखनी है तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है, अट्रैक्टिव, ठीक है। क्लियर है? अभी ये फिर से कोई पूछ रहा है, लक्ष्मी क्या नाम है, ये पूछ रहा है कि बेटा M2 की वजह से M1 पर नेट फोर्स 0 कैसे हुआ। बेटा अभी मैंने समझाया, ये M2 है, ये M1 है। M2 जो है M1 को अट्रैक्ट कर रहा है, तो M1 के छोटे छोटे सेगमेंट कंसीडर कर लो, तो M2 M1 पर M1 के इस पार्ट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, M2 जो है M1 के यहाँ पर जो पार्ट है उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, ऐसे ही M1 पर यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। मतलब M2 इस स्फेरिकल शेल के हर पार्ट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है ना, टुवर्ड्स द सेंटर, ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं। तो तुम देख सकते हो बेटा, जब हर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इक्वल अमाउंट का फोर्स लग रहा है, तो ये सारे के सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना। मतलब इस फोर्स के अपोजिट यहाँ कहीं पर डायमेट्रिकली अपोजिट एक फोर्स जरूर होगा, जो ये फोर्स इस फोर्स को कैंसिल कर देगा। इस फोर्स के डायमेट्रिकली अपोजिट एक फोर्स जरूर होगा, जो फोर्स इस फोर्स को कैंसिल कर देगा। तो इसका मतलब है कि M1 पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है चारों तरफ से, सोचो, इमेजिन करो कि किसी एक सरफेस को तुम चारों तरफ से अंदर खींच रहे हो, तो उस सरफेस पर जो इफेक्टिव फोर्स है वो क्या है, 0 है। M1 पूरे स्फेरिकल सरफेस पर फैला है। M1 जो मास है, मैंने बताया एग्जांपल दिया, तुमने सुना नहीं शायद, मैंने बोला था प्लास्टिक की एक बॉल ले लो और उसका साइज थोड़ा बड़ा समझ लो। तो प्लास्टिक की बॉल सारा मास कहाँ है, उसकी सरफेस पर है ना। तो अंदर उसके सेंटर पर एक मास को रखो, और वो मास सरफेस के हर एक पॉइंट को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इफेक्टिवली फोर्स उस पूरी सरफेस पर क्या है, 0। क्लियर? इफेक्टिव फोर्स की बात कर रहे हैं, ये मत समझना कि वो सरफेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये सब नहीं, इफेक्टिव फोर्स की बात कर रहा हूँ, लीनियर फोर्स। मतलब जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके हम रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं, नेट फोर्स की बात कर रहे हैं। क्लियर? हाँ, इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा जिस मास की वजह से इंटेंसिटी देख रहे हैं, ठीक है, वो इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो हमेशा इस मास की डायरेक्शन, मतलब उसके पोजीशन की तरफ होगी, ऐसा समझो, या फिर उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन की तरफ होगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो अगला पॉइंट है हमारा, वो ये है वेरिएशन इन द वेट ऑफ द स्पेसक्राफ्ट व्हिच मूव्स फ्रॉम अर्थ टू मून। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसी से रिलेटेड बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अर्थ है ये, ठीक, अर्थ के, चलो मैं पहले तुमसे क्वेश्चन ही पूछता हूँ, क्वेश्चन का आंसर दो, उसी के बेसिस पर हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और ये क्या है, मून है, ये मून है, मून की सरफेस है। अर्थ की सरफेस से मान लो कोई एक स्पेसशिप है या एक रॉकेट है, मान लो ऐसा है, जिसको हमें अर्थ से मून तक पहुंचाना है। तो एक बार वो अर्थ से मून की तरफ जाएगा और एक बार वापस वो मून से अर्थ की तरफ आएगा। बताओ किस प्रोसेस में, मतलब अर्थ से मून जाने में या मून से अर्थ पर आने में, किस प्रोसेस में, किस डायरेक्शन में फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होगा, जल्दी बोलो। अर्थ से मून जाने में या मून से अर्थ की तरफ आने में, किस डायरेक्शन में मूवमेंट पर फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होगा। बहुत सारे लोगों ने सही लिखा है, अर्थ से मून। ठीक है, मून से अर्थ क्यों नहीं?
क्योंकि जैसे ही हम न्यूट्रल पॉइंट क्रॉस करेंगे उसके आगे हमें फ्यूल की जरूरत ही नहीं है। मून का जो अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड है वो खुद उस स्पेसशिप को या रॉकेट को अट्रैक्ट करके खींच लेगी। इसका मतलब ये है कि अगर अर्थ से स्पेसशिप चले तो उसको बस न्यूट्रल पॉइंट तक ले जाने के लिए हमें फ्यूल देना पड़ेगा और उसके बाद हम इंजन को बंद कर दें, मून का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो उसको खुद अट्रैक्ट कर लेगी। तो जहां तक फ्यूल देना है अर्थ से मून तक जाने के लिए वो डिस्टेंस ज्यादा है तो फ्यूल भी ज्यादा लगेगा। जब हम वापस आ रहे होंगे मून से लेकर अर्थ की तरफ हमें आना है, तो यानी कि मून की ग्रेविटेशनल फील्ड को हमें क्रॉस करना है और अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर करना है। तो मून की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करने के लिए जो हमें फ्यूल चाहिए वो कम अमाउंट का चाहिए होगा, क्योंकि मून की जो ग्रेविटेशनल फील्ड का रीजन है जिसमें मून की ग्रेविटेशनल फील्ड डोमिनेटिंग है वो रीजन छोटा है और उस छोटे रीजन में फ्यूल जो लगेगा उसकी ग्रेविटी के अगेंस्ट आने के लिए वो कम लगेगा। और जैसे ही हम न्यूट्रल पॉइंट क्रॉस करेंगे फिर इंजन हम बंद कर दें, इंजन बंद कर देंगे तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो उस सैटेलाइट को, जो भी स्पेसशिप है या जो रॉकेट है, उसको अट्रैक्ट कर लेगी। आगे में फ्यूल की जरूरत नहीं है। हालांकि ब्रेक और इस दुनियादारी कंट्रोल वो सब जरूरत लगेगी, लेकिन एक जनरल बात करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड का जो रीजन है वो डिसाइड करेगा कि फ्यूल कितना लगेगा। अगर हम बड़ा रीजन क्रॉस करके जा रहे हैं तो हमें ज्यादा फ्यूल चाहिए, और अगर छोटा रीजन क्रॉस करके आ रहे हैं तो उसकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के अगेंस्ट अगर हमें छोटा रीजन कवर करना है तो हमें फ्यूल भी कम चाहिए। हर हाल में एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट, या जैसे यहाँ पर अर्थ एक प्लैनेट है और मून उसका जो नेचुरल सैटेलाइट है एक तरीके से, तो अगर हमें एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट जाना हो या मान लो अर्थ से हमें मून जाना है तो बेटा रास्ते में एक पॉइंट जरूर आएगा जहां पर नेट इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो होगी। जहां पर नेट इंटेंसिटी बेटा जीरो होती है वहां पर अगर कोई मास रखोगे तो उस पर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जीरो होगा। अब इस न्यूट्रल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो डोमिनेटिंग है, तो इसका मतलब अगर इस रीजन में तुमने कोई एक मास रख दिया, ठीक है, कोई भी एक मास आपने यहाँ पर रख दिया m0, तो उस पर एक नेट फोर्स आएगा, वो आएगा टुवर्ड्स द अर्थ, क्योंकि अर्थ की नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर ज्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स हमेशा निकलेगा मास जिसको हम रख रहे हैं इनटू नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उस पोजीशन की, तो इससे हमें नेट फोर्स मिल जाएगा। तो अर्थ की सरफेस पर अगर बात करें तो अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज्यादा है, तो यानी कि वहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन m0 पर लगेगा वो बहुत ज्यादा है। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वही एक तरीके से मेजर है वेट का, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट का मेजर है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अर्थ की सरफेस पर ऑब्जेक्ट का वेट क्या है, ज्यादा होगा। जैसे जैसे उस ऑब्जेक्ट को मून की तरफ ले जाएंगे उसका वेट क्या है, डिक्रीज होता जाएगा और न्यूट्रल पॉइंट पर पहुंच करके जो कि इफेक्टिव फोर्स जीरो हो जाएगा, हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट का जो इफेक्टिव वेट है वो जीरो हो जाएगा। और फिर जैसे हम मून की तरफ आगे बढ़ेंगे फिर एक नेट फोर्स आएगा, इधर मून की तरफ नेट फोर्स आएगा, मून की तरफ जब एक नेट फोर्स आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट फिर से अपना एक वेट महसूस करने लगेगा, और जब हम मून की सरफेस पर पहुंचेंगे तो मून की सरफेस पर एक इफेक्टिव वेट देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से हम लेकर के मून की सरफेस की तरफ जा रहे हैं तो उसका वेट अर्थ की सरफेस पर मैक्सिमम होगा, फिर जैसे आगे बढ़ेंगे उसका वेट कम होता जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट पर पहुंच करके उसका वेट जीरो हो जाएगा, और फिर आकर के मून की सरफेस पर पहुंचेंगे तो फिर उसके पास कुछ वेट आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं मून का जो साइज है वो छोटा है, मास का रेडियस कम है, तो उसकी सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी कम होगी। तो इसी वजह से मून की सरफेस पर ऑब्जेक्ट का वेट भी कम होता है, अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है कि अर्थ की सरफेस पर अगर ऑब्जेक्ट का वेट mg है और इस लाइन पर अगर हम आगे बढ़े तो ये वेट इफेक्टिव वेट कम होते होते एक पोजीशन आएगी जो न्यूट्रल पॉइंट है ना, वहां पर इफेक्टिव वेट जीरो हो जाएगा, और फिर जब मून की सरफेस पर पहुंचेंगे तो इफेक्टिव वेट हमें देखने को मिलेगा, दैट इज 1/6 ऑफ द वेट mg। ठीक है, mg क्या है, ऑब्जेक्ट का इफेक्टिव वेट है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, टाइम हो गया, चलो कोई बात नहीं, आज यहीं पर खत्म कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर तुम्हें ये बात क्लियर हो गई हो, ये बात समझ में आ गई हो कि कैसे एक प्लैनेट की सरफेस से दूसरे प्लैनेट की सरफेस पर जाएंगे, तो एक बात जरूर ध्यान रखना कि बीच में एक पॉइंट जरूर आएगा, सिर्फ एक पॉइंट आएगा जहां पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, या हम कहते हैं वहां पर कोई अगर मास हम रखेंगे तो मास का नेट फोर्स जीरो आएगा, या वेट के कंपैरिजन में कहते हैं कि ऑब्जेक्ट का नेट वेट क्या होगा न्यूट्रल पोजीशन पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, वेट भी एक तरीके का फोर्स है बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू, आज यहीं पर क्लास खत्म करते हैं, इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। नहीं बेटा, संडे क्लास नहीं होती है, नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी।